हेलो माय डियर फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें आपका एनायन और कैटायन का ही एग्जाम्पल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट ये पढ़ेंगे, आयन जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना विलंब किए ही हम आयनों का निर्माण का एग्जाम्पल समझाते हैं। कुछ हम पिछले लेक्चर में बता दिए थे। आज हम जैसे कि ज़्यादातर हम कैटायन के बारे में पिछले लेक्चर में जिक्र किए थे, आज हम एनायन के बारे में ही ज़्यादातर जिक्र करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत फिर भी हम कैटायन के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल है एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम का अगर ये कौन सा आयन का निर्माण कर रहा है, इसमें कितना कोर इलेक्ट्रॉन है, इसकी कितनी वैलेंसी होता है, ये सब ज्ञात करने के लिए निश्चित रूपेण आपको मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता रहना चाहिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 2-8-3 होता है। क्या होता है? 2-8-3 2-8-3 होता है। तो इसमें क्या-क्या चीज़ फाइंड करेंगे? सबसे पहला नंबर ऑफ शेल फाइंड करेंगे। दूसरा अगर बात करते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंसी फाइंड करेंगे। तीसरा अगर बात करते हैं नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे। देन उसके बाद आयंस फाइंड करेंगे। देन उसके बाद किस प्रकार के आयंस हैं उसके उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ सेल कितनी है? नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल मतलब कि कक्षों की इसमें संख्या कितना है? तो फर्स्ट ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी कि इसमें 3 कक्ष है। और नेक्स्ट बात करते हैं तो नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन कितना है? नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन, तो निश्चित रूपेण इसमें नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन सॉरी पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस्ड वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? तो वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित जो आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन ही इसका क्या हो जाएगा? वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन कितना है? तो आउटर मोस्ट सेल में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसको हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे और बाकी बचे इलेक्ट्रॉन को या बाकी बचे कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो आउटर मोस्ट सेल आपका ये हो गया, इसको हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद बाकी बचा ये दोनों सेल है, उस दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10। ये हो गया आपका मतलब कि एल्युमिनियम का कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसका वैलेंसी, ठीक है, इसका वैलेंसी क्या होगा? तो आपको हम पहले बता चुके हैं, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में अगर 1, 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन पाई जाती है, तो वो क्या कर देगी? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को मूव करके या रिलीज़ करके कैटायन का निर्माण करता है और उतना ही मतलब कि पॉजिटिव वैलेंसी का निर्माण करता है और उतना ही पॉजिटिव वैलेंसी का निर्माण करेगा, जितने मात्रा में वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? मूव करती है या रिलीज़ करती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, कितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगी? तो लास्ट में है आपका 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी? रिलीज़ कर देगी और रिलीज़ करने के बाद जितना मात्रा में ये रिलीज़ किया है, उतना मात्रा में ही क्या कर देगा ये? आयन का निर्माण करेगा वैलेंसी का निर्माण करेगा और चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रही है? त्याग कर रही है, यानी कि रिलीज़ कर रही है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर धनात्मक यानी कि पॉजिटिव वैलेंसी का निर्माण होगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर मतलब कि कितना वैलेंसी हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। और हम आपको एक ट्रिक भी बताए थे, किसी भी आउटर मोस्ट शेल में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहती है तो उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और उसका वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन क्या होती है? सेम होती है। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, जिस परमाणु के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन होती है, तो उसका वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन और उसके बाद वैलेंसी इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होता है? समान ही होता है, ठीक है? तो इसमें भी देखिएगा 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? समान होगा। ये हो गया और चूँकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है? रिलीज़ कर रही है। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और आपको हम कंडीशन बता चुके हैं कि कब इलेक्ट्रॉन कोई क्या करता है? रिलीज़ करता है, वो कंडीशन हम आपको पहले बता चुके हैं। कि किसी भी आउटर मोस्ट शेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो निश्चित रूपेण या 2 इलेक्ट्रॉन है या 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या कर देगी? रिलीज़ कर देगी। तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई ये क्या कर देगी? रिलीज़ कर देगी। तो रिलीज़ करने के बाद क्या बना लेगा? पॉजिटिव वैलेंसी का फॉर्म कर लेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? पॉजिटिव वैलेंसी क्या कर लेगी? ये फॉर्म करेगी।
ठीक है, पॉजिटिव वैलेंसी। दूसरा अगर बात करते हैं तो आयन क्या बना लेगा, तो निश्चित रूप ये कितना इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है। जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा यानी कि त्याग करेगा, अगर त्याग करता है, जितनी संख्या में त्याग करता है तो उतना ही संख्या में वो धन आयन का निर्माण करेगा, यानी कि उसका धनात्मक जो संयोजकता है वही उसका किसका क्या निर्माण कर देगा, आयन का निर्माण करेगा। अगर वो ग्रहण करता है तो जितनी संख्या में ग्रहण करता है वही उसका क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा, और वही उसका क्या हो जाएगा, आयन। मतलब ये हुआ कि जिस परमाणु की, जिस एटम की जितना वैलेंसी है वही उतना ही संख्या में क्या होगा, उसका आयन भी होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका वैलेंसी क्या है, 3, वो भी कैसा वैलेंसी है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये आयन भी जो फॉर्म करेगा वो कैसा फॉर्म करेगा, तो निश्चित रूपेण वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा, यानी कि कैटायन का निर्माण करेगा। क्या करेगा, कैटायन का। तो कितनी संख्या में कैटायन का निर्माण करेगा, तो ये कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, रिलीज किया है, तो 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की ये क्या किया है, रिलीज किया है। दैट्स वाई ये हुआ कि ये 3 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 3 प्लस आयन का क्या करेगा, निर्माण करेगा। मतलब ये +3 का निर्माण करेगा। क्या करेगा, +3। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा उतना ही संख्या पर उस पर आयन बनेगा, जितना संख्या में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उतना ही संख्या में उस पर क्या होगा, माइनस आयन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेम ऑफ आयन क्या लिख सकते हैं, नेम ऑफ आयन, नेम ऑफ आयन क्या लिखेंगे, तो आयन का नाम लिखने से पहले हम क्या करेंगे, तो निश्चित रूपेण हम उसके सबसे पहले एटम का नाम लिखेंगे। एटम क्या है आपका, एल्युमिनियम है। क्या है, एल्युमिनियम है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, जितनी संख्या में वो आयन का निर्माण किया है उसके हेड यानी कि सिर पर जाकर क्या कर देंगे, उसको हम चिपका देंगे। तो ये +3 क्या करेंगे, इसके सिर पर आकर लगा देंगे, यानी कि +3, या आप 3 प्लस लिख सकते हैं या +3 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एल्युमिनियम किस प्रकार का आयन का निर्माण करता है, तो एल्युमिनियम आपका +3 आयन का निर्माण करता है या प्लस थ्राइस का निर्माण करता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए। ये तो हो गया आपका कैटायन के बारे में, ठीक है। अब हम एनायन के बारे में देख लेते हैं। मतलब कि कैटायन का निर्माण हमेशा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन के त्यागने से ही होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के रिलीज करने से ही हमेशा क्या होगा, कैटायन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्या कि 1-2 बात हम और लिख देते हैं। जैसे कि अ, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन जो होता है वो प्लस और माइनस दोनों का निर्माण करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन जो होता है प्लस और माइनस दोनों आयन का निर्माण करता है। क्यों करता है, तो रीज़न है, हाइड्रोजन जो होता है उसको किसी भी पीरियोडिक टेबल के किसी भी वर्ग में सही ढंग से उसको जगह नहीं मिला है। क्यों, तो रीज़न ये है, सॉरी रीज़न कहते हैं, उसको जगह आप देखिएगा सेपरेटली एक विशिष्ट स्थान नहीं प्रदान किया गया है। क्यों? तो इसका रीज़न है, होता क्या है कि जब भी मतलब कि आप देखिएगा फर्स्ट वर्ग में, तो फर्स्ट वर्ग में भी इसका कभी-कभी लक्षण दिखाई देता है, ठीक है? फर्स्ट वर्ग में जो होता है आपका हीलियम, लिथियम और उसके बाद सोडियम, पोटेशियम इस तरह करके आता है, ठीक है? तो मतलब कि फर्स्ट वर्ग में जो तत्व है वो प्लस आयन का निर्माण करता है, यानी कि कैटायन का निर्माण करता है, तो उसका भी गुण क्या होता है, इस हाइड्रोजन में पाया जाता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, इनके अंदर यानी कि हाइड्रोजन के अंदर वो प्रथम वर्ग के जो तत्व है उसका भी गुण इसके अंदर है, ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं, फिर क्या हो जाता है, इनके अंदर थोड़ा बहुत वर्ग 17वें में जो तत्व पाया जाता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एस्टेटीन, ये सब जो पाया जाता है, ये सब वर्ग में जो लक्षण है या इस वर्ग में जो तत्व है उसका जो लक्षण है इसके अंदर यानी कि हाइड्रोजन के अंदर भी पाया जाता है। इसलिए ऐसा देखा गया है कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का जो मतलब कि गुण जो मिल रहा है वो 2 अलग-अलग वर्गों से मिलता है। इसलिए इसका वर्ग कभी भी सेपरेटली, ये मतलब कि सेपरेटली नहीं माना जाता है, या बोला जाए किसी एक विशिष्ट वर्ग में इसको नहीं रखा जाता है। इसलिए अगर ये मतलब कि वर्ग 17 में है तो ये माइनस आयन का निर्माण करेगा, या वर्ग 17 की तरह बिहेव करता है तो माइनस आयन का निर्माण करेगा हाइड्रोजन, और वर्ग 1 की तरह अगर बिहेव करता है तो ये प्लस आयन का निर्माण करेगा। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है वो प्लस माइनस दोनों आयन का निर्माण करता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आवारा तत्व या लोफर तत्व भी कहा जाता है।
इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद हाइड्रोजन में किसी भी प्रकार क्या होता है, इसमें कोर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, यानी कि हाइड्रोजन में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 0। अब ऐसा ये हाइड्रोजन ही अकेला ये तत्व नहीं है जिसके अंदर कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है। इसके अलावा आपका हीलियम भी होता है जिसमें कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाता है, 0 होता है। यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिएगा इसका फर्स्ट सेल ही, यानी कि ये दोनों जो एलिमेंट है इनका फर्स्ट सेल ही क्या हो जाता है, लास्ट सेल कहलाता है। और फर्स्ट सेल जिसका लास्ट सेल होगा उसमें किसी भी प्रकार की कोर इलेक्ट्रॉन नहीं पाई जाएगी। क्यों? रीजन है, तो फर्स्ट सेल या फर्स्ट सेल ही उसका लास्ट सेल है और लास्ट सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन कहलाता है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन कहेंगे या तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो आपको पता है कोर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी बचे से सभी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट वाले सेल है और इसमें लास्ट सेल ही फर्स्ट सेल है, तो उसी को हम क्या मान लिए, वैलेंस्ड सेल, वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन। तो भाई कोई इलेक्ट्रॉन इसमें तब उसके बाद नहीं बचता है, यही के या आउटर मोस्ट सेल यानी कि लास्ट वाले सेल को छोड़कर बगल में जो बोला जाए अदर जो सेल होता है उसमें नहीं पाया जाती, इसमें इसलिए कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन। ठीक है, अब हम ऐसे मतलब कि एटम का ज़्यादातर यहाँ पर आयन बनाने की कोशिश करेंगे, जो आपका मतलब कि जो होगा ना एनायन का निर्माण करेगा, यानी कि रीनायन का निर्माण करेगा। ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 287 होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। तो निश्चित रूपेण आप इसका सबसे पहले नंबर ऑफ सेल की नंबर ऑफ सेल कितना है, 1 2 3, तो 3 लिख देना है। नंबर ऑफ वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, तो वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, वैलेंस्ड सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 7, तो 7 हो जाएगा। और उसके बाद कोर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा इसका, तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसको छोड़ देंगे, बाकी बचा सबको जोड़ देंगे, यानी कि 2 + 8 बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हो गया इसका कोर इलेक्ट्रॉन। अब इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, तो अब देखिएगा वैलेंसी के बारे में हम ये बताए थे कि जब भी किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में अगर 5, 6 अथवा 7 इलेक्ट्रॉन पाई जाती है, तो वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी और उतना ही संख्या में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, जितना संख्या में 8 पूर्णे में क्या हो जाती है, उसकी आवश्यकता होती है। मतलब कि उतना संख्या ग्रहण करेगा जितनी संख्या मतलब जितनी संख्या ग्रहण करने से उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, भर जाएगी या पुर जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल यानी कि अंतिम कक्ष में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 3। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2। 7 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 1। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 7 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, ग्रहण, तो निश्चित रूपेण ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। और 1 इलेक्ट्रॉन को जैसे ही ग्रहण करेगी तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। और चूंकि ये क्या किया है, किसी से ऋण लिया है, किसी से मतलब किसी से कर्ज लिया है, तो किसी से ऋण लिया है तो इसका मतलब इस पर कौन सा चार्ज आएगा, ऋणात्मक। और ऋणात्मक चार्ज आएगा तो ये इसका संयोजकता भी कैसा हो जाएगा या वैलेंसी भी क्या हो जाएगा, तो ऋणात्मक वैलेंसी ही बनाएगा। ठीक है, तो इसका कितना इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है, 1। तो 1 इसका क्या हो गया, वैलेंसी। क्या हो जाएगा, 1 वैलेंसी। क्यों 1 क्यों लिखे, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है। यानी वैलेंसी किसको कहते हैं, जितनी संख्या में त्याग या ग्रहण करती है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी संख्या को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी। ये एक संख्या में यहाँ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण किया है तो ये इसका भी वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1। बट 1 ग्रहण किया है यानी कि ऋण लिया है, ये कैसा वैलेंसी का निर्माण करेगा, नेगेटिव वैलेंसी, यानी कि ऋणात्मक संयोजकता, नेगेटिव वैलेंसी का निर्माण करेगा। ठीक है, और यही वैलेंसी किसका निर्माण कर देता है, तो आयन का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण करता है, तो आयन का निर्माण कर देता है। तो आयन बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, दोनों चिन्ह के साथ क्या कर देंगे, लिख देंगे, माइनस और 1 है 1, यानी कि नेगेटिव -1 आयन का निर्माण करेगा। अब आयन का नाम कैसे लिखेंगे, आयन नेम कैसे लिखेंगे, तो आयन नेम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे,
एटम का नाम लिखेंगे, एटम क्या है आपका क्लोरीन है, तो क्लोरीन लिख दीजिए। और उसके बाद जितना संख्या में इस पर आयन है, कितना संख्या -1, तो -1 इस पर लिख देंगे। इसका मतलब क्लोरीन कौन सा आयन का निर्माण करता है, -1 आयन का निर्माण करता है। कौन सा आयन का निर्माण करेगा, माइनस आयन का निर्माण करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, इसको हम थोड़ा क्लीन अप कर देते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि फास्फोरस, जैसे फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखिए आपको हम पहले बता चुके हैं कि आयन का निर्माण करिए, चाहे कोर इलेक्ट्रॉन का निर्माण ज्ञात कीजिए, चाहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्ञात कीजिए, चाहे किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन ज्ञात कीजिए, तो आपको उसके लिए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2-8-2 होता है। क्या होता है, 2-8-2। तो अब फिर क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ सेल। तो नंबर ऑफ सेल कितना है, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल यानी कक्षों की संख्या। पहला कक्ष में ये, दूसरा में ये, तीसरा ये, यानी कि 3 कक्ष हो गया। और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, तो वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका 2 हो जाएगा। और इसका कोर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, तो कोर इलेक्ट्रॉन अंतिम वाले को छोड़कर बाकी बचा सब जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 2 + 8 बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, तो वैलेंसी देखिएगा, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पर 2-8-5 होता है। क्या होता है, 2-8-5, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, सॉरी 5 नहीं, ये 3, मतलब नंबर ऑफ सॉरी, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-8-5। ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ सेल कितना हो जाएगा, 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा लास्ट वाले 5, और कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 2 8 + 10 यानी कि 10 हो जाएगा। अब इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए 5 है लास्ट में, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। और कितनी संख्या में ग्रहण करेगा, जितनी संख्या में 8 पुरने में क्या है, कम है। तो यहाँ पर 5 है, तो 8 पुरने में कितने की कमी है, 3। तो इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी, ग्रहण करेगी। और 3 इलेक्ट्रॉन को जितना संख्या मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को अगर ग्रहण करेगी, और चूंकि ये ग्रहण किया, तो इसका मतलब इस पर ऋण आएगा, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ऋणात्मक संयोजकता का निर्माण करेगा। और जो संयोजकता का निर्माण करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, आयन भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे 5 सॉरी 5 कहते हैं, 3 हो गया इसका संयोजकता। और कौन सा संयोजकता हो गया, तो नेगेटिव संयोजकता। क्या हो गया, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण। अब देखिए इसका मतलब कि आयन क्या हो जाएगा, तो आयन देखिएगा, तो ये दोनों चिन्ह के साथ क्या कर देते हैं, माइनस है तो पहले माइनस लिख देते हैं। और उसके बाद कितने संख्या में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 3, 3 लिख देंगे, बस यही हो गया इसका आयन। अब आयन का नाम लिख देंगे, आयन का नाम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, आयन देख लीजिए। तो सबसे आयन का नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, एटम लिखते हैं। तो एटम क्या है, पी है। और उसके बाद ये जो है इसको उठाकर क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ये हो गया आयन। मतलब कि फास्फोरस जो होगा वो कौन सा आयन का निर्माण करता है, -3 आयन का निर्माण करता है। कौन सा आयन का निर्माण करता है, -3 आयन का निर्माण करता है। इस तरह आप बना सकते हैं, समझ रहे। जैसे कि मान लीजिए क्या, एक सल्फर, सल्फर सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, 16। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 2-8-2 होता है। क्या होता है, 2-8 सॉरी 2-8-6 होता है। क्या होता है, 2-8-6। ठीक है, 2-8-6 यानी कि 10 6 16 होते हैं, 2-8-6 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले सेल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल जो हो जाएगा, सेल की संख्या क्या होना चाहिए, सेल की संख्या हो जाएगा 3। और उसके बाद वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन लास्ट में 6, कोर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और वैलेंसी क्या हो जाएगा, तो इसके लास्ट में कितना है, 6। कितना इलेक्ट्रॉन मतलब कि इसका वैलेंसी होगा, तो 6 है। इसका मतलब ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ग्रहण करने की मतलब कि कंडीशन क्या है, 5, 6 और 7 रहता है, तो वो क्या करता है, ग्रहण करता है। उतना ही संख्या में ग्रहण करेगा जितनी की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन मतलब कि जितनी संख्या में 8 पुणे में क्या हो जाती है, कम। यहाँ पर 6 है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, ग्रहण करेगी। और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, चूंकि ये ग्रहण किया है, तो कौन सा संयोजकता है, नेगेटिव संयोजकता। कौन सा संयोजकता, नेगेटिव संयोजकता। और इसका आयन क्या हो जाएगा, तो आयन सबसे पहले ये चिन्ह लिखेंगे माइनस, और उसके बाद ये संख्या है 2, तो 2 लिख देंगे, ये हो गया -2 आयन का निर्माण करता है। अब आयन का नाम क्या लिख देंगे, यहाँ पर आयन नेम, तो क्या लिख सकते हैं, एस पहले लिखेंगे, और फिर इसको उठाकर क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे -2, यानी कि S-2 यानी कि सल्फर -2 आयन का निर्माण करता है।
समझ रहे हैं? तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए हम इतना उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये जो आयन मतलब कि कैटायन और एनायन का जो फॉर्म या निर्माण या किस तरह बनता है, नंबर ऑफ सेल किस तरह होता है, या बोला जाए किसी भी परमाणु में नंबर ऑफ सेल की संख्या कितना है, कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वो किस प्रकार का आयन का निर्माण करता है, कैटायन या एनायन, सभी प्रकार का आपको बता दिया गया है। हम इतना उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए होंगे। ठीक है? कुछ अब हम ये बताते हैं कि आयन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, आप ये जानते हैं कि एक होता है एनायन, एक होता है कैटायन, ठीक है? अब हम उस वो चीज़ नहीं पढ़ेंगे, हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि एक होता है मोनो एटॉमिक आयन और एक होता है पॉली एटॉमिक आयन। क्या होता है? मोनो एटॉमिक आयन और एक होता है पॉली एटॉमिक आयन। इसमें डायएटॉमिक आयन भी कंसीडर कर सकते हैं, बट डायएटॉमिक आयन को थोड़ा बहुत पॉली एटॉमिक आयन के ही अंतर्गत कंसीडर कर ली जाती है, तो उसको हम पॉली एटॉमिक मतलब कि आयन या बोलेंगे, ठीक है? तो अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है? तो फिलहाल में इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है? चलिए, अब हम समझते हैं अ, मोनो एटॉमिक आयन और उसके बाद पॉली एटॉमिक आयन। मोनो एटॉमिक आयन मतलब क्या होता है? तो ऐसा आयन जिसमें या जिसका निर्माण केवल और केवल एक ही एटम से होती है। क्या होती है? केवल एक ही एटम से होगी। जैसे मान लीजिए वो उसमें आपका एनायन भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है। जैसे कैटायन, अगर कैटायन मोनो एटॉमिक आयन के बारे में ज़िक्र करना चाहते हैं या आपको पूछा जाएगा ऐसा कैटायन का एग्ज़ाम्पल बताइए जो मोनो एटॉमिक होती है, मतलब कि एक परमाणु से मिलकर बनी होती है। तो जैसे सोडियम प्लस आयन का निर्माण करता है, पॉज़िटिव आयन यानी कि कैटायन। ठीक है, सोडियम प्लस आयन का निर्माण करता है, पोटेशियम प्लस आयन का निर्माण करता है, लिथियम प्लस आयन का निर्माण करता है, कैल्शियम प्लस आयन का निर्माण करता है। ये सब क्या हो गया? आपका कैटायन है और ये केवल एक ही एटम से मिलकर बना है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? मोनो एटॉमिक कैटायन कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनो एटॉमिक कैटायन। मतलब ये हुआ कि आपका हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोजन कहते हैं, लिथियम जो आपका क्या है, वो है आपका मोनो एटॉमिक कैटायन है। क्या है? मोनो एटॉमिक कैटायन। कुछ और हम एग्ज़ाम्पल बता देते हैं मोनो एटॉमिक कैटायन, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया और उसके बाद बात करते हैं एल्यूमीनियम हो गया। ये सब क्या है आपका? मोनो एटॉमिक कैटायन है। जैसे कि और बात करते हैं लिथियम हो गया, लिथियम और उसके बाद रुबिडियम हो गया, उसके बाद आपका बोला जाए फ्रांसियम हो गया, ये सब आपका क्या होता है? अ, मोनो एटॉमिक कैटायन होता है। क्या होता है? मोनो एटॉमिक कैटायन। अगर हम बात करते हैं डायएटॉमिक या पॉली एटॉमिक एक ही अंतर्गत कंसीडर करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं पॉली एटॉमिक एनायन की बात करते हैं, पॉली एटॉमिक कैटायन बहुत ही कम मिलता है, नहीं के बराबर एक तरफ मान लीजिएगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है आपको पॉली एटॉमिक एनायन सबसे ज़्यादा इसमें पाई जाती है। क्या होती है? पॉली एटॉमिक एनायन पाया जाता है। मतलब कि अगर कोई पॉली एटॉमिक आयन है तो उसमें सबसे ज़्यादा एनायन रहेगा। क्या रहेगा? एनायन रहेगा। उसमें कैटायन का मात्रा नाममात्र, मतलब कि एक तरह बोला जाए नहीं के बराबर होता है, नहीं होता है। ठीक है? तो अब हम पढ़ लेते हैं अ, मोनो एटॉमिक आयन और उसके बाद पॉली एटॉमिक आयन। तो मोनो एटॉमिक आयन में आपका क्या-क्या एग्ज़ाम्पल है? सबसे पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका प्लस और माइनस दोनों आयन का निर्माण करता है। लिथियम आपका क्या करता है? प्लस 1 आयन का निर्माण करता है, यानी कि Li प्लस बोलेंगे इनको। ऑक्सीजन आपका -2 आयन का निर्माण करता है। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? O2 माइनस लिखेंगे या O-2 लिखेंगे। N किस प्रकार का आयन का निर्माण करता है? तो माइनस यानी आयन यानी कि एनायन का निर्माण करता है, तो वो क्या बनाता है? एन जो बनाता है -3 आयन का निर्माण, यानी कि N-3 बोलेंगे। Na जो होता है आपका कैटायन का निर्माण करता है, यानी कि पॉजिटिव आयन का निर्माण करता है। कितना आयन का निर्माण करता है? +1 का निर्माण करता है। कैल्शियम किस प्रकार का आयन का निर्माण करता है? तो वो कैटायन का निर्माण करता है, +2 बनाता है। पोटेशियम किस प्रकार का आयन का निर्माण करता है? तो वो आपका +1 बनाता है। रुबिडियम आपका किस प्रकार का आयन का निर्माण करता है? तो निश्चित रूपेण जैसे कि आप वर्ग 1 में जाने होंगे, है ली ना करे रब से फरियाद। ये इसमें जितना भी तत्व है आपका क्या बना देगा? सारे के सारे कैटायन का निर्माण कर देगा। दूसरे वर्ग में भी ये सब हो जाएगा। ठीक है? अब कुछ यहाँ पर थोड़ा-सा ट्रिकली चीज़ आया है और इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही सब आपको मतलब केमिस्ट्री के जो रिएक्शन बताया जाता है, यही सब यूज़ ज़्यादातर होता है। जैसे कि अगर आपको पूछा जाएगा कॉपर, Cu क्या है? कॉपर। कॉपर किस प्रकार का आयन का निर्माण करता है? तो कॉपर +1 आयन, प्लस केवल लिखा रहेगा तो इसका मतलब +1 या तो सीधे प्लस।
तो +1 आयन का भी निर्माण करता है और +2 आयन का भी निर्माण करता है। दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि कॉपर कुल मिलाकर कैटायन का निर्माण करता है। किस प्रकार का आयन का निर्माण करता है? कैटायन का निर्माण, और उसमें भी +1 का भी निर्माण करता है, +2 का भी निर्माण करता है। ये तो आप निश्चित रूप से याद रख सकते हैं, बट याद क्या रखना है, तो इसमें एक चीज़ याद रखना है कि जब कॉपर +1 आयन का निर्माण करेगा और इसका जब हम यूज़ करेंगे सूत्र को बनाने में, फॉर्मूला मेकिंग करने में, फॉर्मूला बनाने में या केमिकल फॉर्मूला बनाने में, जब हम Cu+ का निर्माण यूज़ करेंगे, तो Cu+ का प्रोनंसिएशन क्या करेंगे या प्रोनंसिएट क्या करेंगे, उसमें Cu+ को क्या बोलेंगे? तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि Cu+ का आपको अगर यूज़ करना है किसी भी केमिकल फॉर्मूला में, तो उस वक़्त आपको Cu+ को क्या पढ़ना पड़ेगा? क्यूप्रस पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? क्यूप्रस। सपोज़ दैट, मान लीजिए क्या, इसके बारे में हम आगे भी ज़िक्र करेंगे, थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल समझ जाइए। सपोज़ दैट, मान लीजिए कि आपका Cu है, क्या है? Cu, और उसके बाद हम एक ऑक्सीजन लिए हैं। देखिए, ऑक्सीजन कौन-सा आयन का निर्माण करता है? माइनस आयन का निर्माण करता है। Cu+ आयन का निर्माण करता है, और फ़ॉर्मूला का निर्माण हमेशा अपोजिट आयनों के बीच होता है, ठीक है? अब ये कैसे होता है तो आगे हम बताएँगे, फिलहाल में थोड़ा-सा आप समझने की कोशिश कीजिए। Cu हम कौन-सा यूज़ कर रहे हैं? Cu यूज़ कर रहे हैं +1 वाला। कौन-सा यूज़ कर रहे हैं? +1, मतलब कि ऐसा Cu यूज़ करेंगे जो प्लस आयन का निर्माण करता है, ठीक है? अब ऑक्सीजन तो -2 का निर्माण करता ही है, -2 क्या कर देंगे? -2। अब क्या कर देंगे? एक दूसरे क्रॉस से मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस 2 से, मतलब ऑक्सीजन के आयन से इस कॉपर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? कॉपर को किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे? तो वो करेंगे आपका हम ऑक्सीजन के आयन से, मतलब कि इसका क्रॉस इसके साथ और इसका क्रॉस इसके साथ कर देंगे। क्या कर देंगे? इसके साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर Cu में 2 से मल्टीप्लिकेशन होता है, क्या बनेगा? Cu2। ये नहीं कि 2Cu लिखना है, 2Cu नहीं लिखना है। 2Cu नहीं लिखना है, क्योंकि ये मैथ का भाषा होता है, 2Cu यहाँ पर नहीं चलेगा, ये मैथ में लिखा जाता है। आपको केमिस्ट्री में अगर लिखना चाहते हैं, अगर 2 से Cu में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो Cu2 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? Cu2। तो Cu2 लिख दिए, और उसके बाद O में क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो O स्पेशली क्या हो जाएगा? O ही रहेगा। इसका मतलब क्या बन जाएगा? Cu2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Cu2O। अब कहेगा इसका प्रोनाउंसिएशन आप कीजिए, प्रोनाउंसिएट कैसे कीजिएगा? Cu2 को क्या केमिकल फॉर्मूला का नाम क्या दीजिएगा? आप कैसे क्या नाम बोलिएगा? तो चूँकि हम कौन-सा कैटायन का यूज़ किए हैं, सबसे पहले नाम में हमेशा कैटायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद एनायन का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले कौन-सा कैटायन यूज़ किए हैं? तो वो यूज़ किए हैं हम Cu+, और कौन-सा एनायन यूज़ किए हैं? वो किए हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ऑक्साइड पढ़ा जाता है, आगे हम बताएँगे, फिलहाल में अभी याद रखिए। Cu+ का यूज़ किए, तो Cu+ और उसके बाद O। तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले कैटायन का नाम, तो Cu+ यूज़ किए हैं, तो Cu+ का नाम क्या है? तो Cu+ का नाम है आपका क्यूप्रस। क्या नाम है? क्यूप्रस। और ऑक्सीजन को पढ़ा जाता है हमेशा ऑक्साइड। क्या पढ़ा जाता है? ऑक्साइड। इसका मतलब Cu2O जो बना है, इसका केमिकल फॉर्मूला का सॉरी, ये जो केमिकल फॉर्मूला हुआ, इस केमिकल फॉर्मूला का केमिकल नेम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या होगा? तो Cu+ इसमें यूज़ किए हैं, तो Cu+ को क्या बोलते हैं? क्यूप्रस, और ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? तो ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूप्रस ऑक्साइड। इस तरह का आपको समझना पड़ेगा। अब मान लीजिएगा आप कहीं Cu2 का यूज़ करते हैं, यानी कि Cu2+, मतलब कि Cu2+ जो आयन का निर्माण करता है, ये क्यों होता है? तो आइसोटोप्स के कारण ऐसा होता है, वो सब आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा। ठीक है? तो Cu2+ जो बनता है, तो अगर इसका आप यूज़ करते हैं, तो उसमें किस तरह प्रोनाउंसिएट इसको कीजिएगा, तो इसको बोलिएगा क्यूप्रिक। क्या बोलिएगा? क्यूप्रिक। जैसे कि इसी में मान लीजिए ना कि आप Cu का यूज़ कर लिए हैं, Cu का +2 वाले, कौन-सा यूज़ किए हैं? +2, ठीक है? और ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं -2, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, तो 2-2 क्या हो जाएगा? कैंसल नहीं होगा, कॉमन मिल जाएगा, कॉमन मिलेगा तो कैंसल हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा? खत्म। तो CuO बच जाएगा। क्या बच जाएगा? CuO। तो अब जो इसको प्रोनंसिएट जो कीजिएगा, Cu कौन-सा यूज़ किए हैं? तो वो +2 वाला, और +2 को क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक। यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्यूप्रिक, और ऑक्सीजन क्या बोलते हैं? ऑक्साइड, यानी कि इसका इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? क्यूप्रिक ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूप्रिक ऑक्साइड। हम इतना आपको बिलीव दिला देते हैं
इतना आपको बिलीव निश्चित रूपेण मतलब कि हम करवा देंगे या आप इतना बिलीव हम पर कर सकते हैं कि इतना जितना भी हम ये सब जो मोनो एटॉमिक एनाइन सॉरी आयन और उसके बाद पॉली एटॉमिक जो आयन का जो बारे में हम लिखे हैं, अगर आप इसको याद कर लेते हैं, तो हम इतना गारंटी देते हैं कि आपको कोई भी केमिकल फ़ॉर्मूला हो, उसका प्रोनंसिएशन करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। आप अपना मन से कर सकते हैं उसका प्रोनंसिएट, कुछ भी फ़ॉर्मूला लिखा होगा, आप अपने मन से उसको प्रोनंसिएट कर सकते हैं, हाँ, इसका उच्चारण कर सकते हैं कि हाँ, इसका इसका केमिकल नेम ये हो जाएगा, इसका केमिकल नेम ये हो जाएगा, अपने मन से कर सकते हैं। बट हम जो अभी पढ़ा रहे हैं बस थोड़ा-सा उस पे ध्यान दीजिए और उसके बाद कुछ और भी बातें लिखाएँगे, वो सब भी आपको याद करने वाला चीज़ है, थोड़ा-सा याद करना पड़ेगा और वो याद कर लिए तो आपको ज़िंदगी भर कभी केमिस्ट्री में फ़ॉर्मूला से संबंधित कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ये इस तरह होता है। अब मान लीजिए कि कभी आप अब Fe भी 2 प्रकार का आयन का निर्माण करता है। कितने प्रकार? 2 प्रकार। एक एक बार बनाता है +2 और एक बार बनाता है +3 मतलब कि Fe2+ भी बनाता है और Fe+3 भी बनाता है। तो Fe2+ का अगर यूज़ करते हैं तो उसका नाम क्या लिखिएगा? फेरस बोलिएगा। क्या बोलिएगा? फेरस और उसके बाद +3 वाले यूज़ कीजिएगा तो क्या बन जाएगा? फेरिक बन जाएगा। एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, जहाँ पर कम वाला है उसको असल लास्ट में लिखा जाता है और जहाँ पर ज़्यादा है उसके लास्ट में क्या जोड़ा जाता है? तो रिक जोड़ा जाता है या इक जोड़ा जाता है। तो इस बात को भी आप कॉमन समझ सकते हैं। ठीक है? Ag कौन-सा आयन का निर्माण करता है? तो Ag आयन का निर्माण करता है +1 का। कौन-सा आयन का निर्माण करता है? +1 का। Ag+2 कभी भी एक्सिस्ट नहीं करता है, नहीं बनाएगा। Ag+ है। अब कहिएगा इसका नाम क्या हो जाएगा? तो भाई इसका नाम अर्जेंटम भी बोल सकते हैं या सिल्वर सीधे बोलिएगा, कोई बात नहीं, जो इसका रियल नाम है वही बोलिएगा, ठीक है? Hg भी 2 प्रकार का आयन का निर्माण करता है। एक प्लस का निर्माण करता है और उसके बाद एक +2 का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ से एक बात और होता है, आगे चल के जब 11th क्लास में पढ़िएगा तो इस दोनों में से केवल एक ही एक्सिस्ट करता है। फिलहाल में यहाँ पर लिख दिया गया अलग बात है लेकिन एक ही एक्सिस्ट करता है। ठीक है? तो Hg+ जब यूज़ कीजिएगा तो इसका नाम क्या होगा? मर्क्यूरस हो जाएगा। क्या होगा? मर्क्यूरस। अगर Hg2+ का अगर आप यूज़ करते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मर्क्यूरिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मर्क्यूरिक। या आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मर्क्यूरिक का सूत्र क्या होता है? या मर्क्यूरिक का संकेत क्या होता है? क्या बोलिएगा? Hg2+ होता है। क्या होता है? Hg2+। अगर आपको पूछा जाएगा मर्क्यूरस का सिंबल क्या होता है? क्या बोलिएगा? Hg+ होता है। पूछा जाएगा फेरिक का सिंबल क्या होता है? तो फेरिक का सिंबल क्या होता है? Fe3+ होता है। पूछा जाएगा फेरस का सिंबल क्या होता है? तो Fe2+ होता है। पूछा जाएगा क्यूप्रस का सिंबल क्या होता है? तो Cu+ होता है। पूछा जाएगा क्यूप्रिक का सिंबल क्या होता है? तो Cu2+ होता है। तो इस तरह का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब दूसरा अ, नाइट्रोजन किस प्रकार का आयन का निर्माण करता है? तो -3 आयन का निर्माण करता है और जब ये -3 आयन का निर्माण करता है, तो इसका नाम थोड़ा-सा चेंज है, इसका नाम होता है नाइट्राइड। क्या होता है? नाइट्राइड। मतलब कि N-3 का जब निर्माण करेगा, तो उसको आप क्या पढ़िएगा? नाइट्राइड पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? नाइट्राइड। ठीक है? फास्फोरस कौन-सा आयन का निर्माण करता है? तो -3 यानी कि P-3 हो जाएगा। सल्फर कौन-सा आयन का निर्माण करता है? -2 और यहाँ पर इसका प्रोनंसिएशन जो कीजिएगा वो सल्फाइड कीजिएगा। सल्फर -2 का निर्माण करता है, लेकिन -2 का जब निर्माण करता है, तो उसको आपको सल्फाइड पढ़ना होगा, ठीक है? इसके बारे में आगे भी बताएँगे। अब हम पढ़ लेते हैं पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन मतलब ये हुआ और इसमें ज़्यादातर आपको एनायन यानी कि ऋणात्मक आयन ही ज़्यादातर कंसीडर करना पड़ेगा। इसमें मतलब कि धनात्मक आयन यानी कि केटायन नहीं आता है, ठीक है? तो पॉली एटॉमिक आयन जो होता है, ऐसा आयन जिसका निर्माण एक से अधिक परमाणुओं से होता है। क्या होता है? पॉली एटॉमिक आयन मतलब ये हुआ कि जिसका निर्माण या वे आयन जिसका निर्माण एक से अधिक परमाणुओं से होता है। मतलब कि वे आयन जिसमें एक से अधिक परमाणु पाई जाएगी और फिर भी वो आयनित अवस्था में रहेगा, तो उसको हम क्या कह देंगे? तो उसको हम कहेंगे पॉली एटॉमिक आयन कहेंगे। एक बार फिर सुन लीजिएगा, वे आयन जिसका निर्माण एक से अधिक परमाणुओं से होती है उसको हम क्या कहते हैं? पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं या वे आयन जो आयनित अवस्था में रहकर या रहती है और उसमें एक से अधिक परमाणु पाई जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉली एटॉमिक आयन कहेंगे, ठीक है? जैसे जैसे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा OH क्या है? OH आप कहेंगे आपको पूछेंगे कि OH कौन-सा आयन का निर्माण करता है? पूछा जाएगा OH कौन-सा आयन का निर्माण करता है? तो OH आपका माइनस आयन का निर्माण करता है। कौन-सा आयन का निर्माण करता है? माइनस और चूँकि यहाँ पर एक ही ना माइनस है, इसका मतलब एक माइनस आयन का निर्माण करता है। OH कौन-सा आयन का निर्माण करता है?
एक माइनस या माइनस एक आयन का निर्माण करता है। एक माइनस लिखिए या एक माइनस सॉरी माइनस एक लिखिए बाद बराबर। और चूंकि माइनस सॉरी एक क्या होता है उसके मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणज के रूप में क्या होता है उसमें छुपा हुआ रहता है, तो इसलिए एक को यहाँ नहीं लिखा जाता है। तो हम क्या बोलेंगे ओ एच जो होता है माइनस वन आयन का निर्माण करता है या वन माइनस का निर्माण करता है। पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन ओ एच किस प्रकार का आयन का निर्माण करता है, तो वो निर्माण करता है एनायन यानी कि ऋणात्मक आयन। और कितना एनायन का निर्माण करता है, माइनस एक का निर्माण करता है। ठीक है, अब ये तो आप याद रख लीजिएगा, इसको भी याद रखना पड़ेगा कि ओ एच माइनस निर्माण करता है तो उसका नाम क्या देंगे, तो उसका नाम होता है हाइड्रो ऑक्साइड। क्या नाम होता है, हाइड्रो ऑक्साइड। अब सीधे आपको मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाइड्रो ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है या फॉर्मूला क्या होता है। हाइड्रो ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है, ओ एच माइनस होता है। क्या होता है, ओ एच माइनस। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाइड्रो ऑक्साइड जो आयन होता है यानी कि पॉली एटॉमिक आयन जो होता है उसका सिंबल क्या होता है, तो उसका सिंबल होता है ओ एच माइनस। ये हो जाता है। ठीक है, नाइट्राइट क्या है, नाइट्राइट। नाइट्राइट जो होता है उसको नाइट्राइट किसको बोला जाता है, NO2 माइनस को बोला जाता है। यानी कि हम ये कहना चाहेंगे कि NO2 कौन सा आयन का निर्माण करता है, NO2 माइनस वन आयन का निर्माण करता है यानी कि माइनस का निर्माण करता है। कौन सा आयन का निर्माण करता है, माइनस का निर्माण करता है या एनायन का निर्माण करता है। कौन सा आयन का निर्माण करता है, एनायन। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा NO2 कौन सा आयन का निर्माण करता है, तो माइनस वन आयन का निर्माण करता है। किसका आयन का निर्माण करता है, माइनस वन यानी कि एनायन का निर्माण करता है। और जब माइनस वन आयन का निर्माण करेगा तब इसको नाम क्या देंगे, नाइट्राइट। क्या नाम देंगे, नाइट्राइट। क्या बोलेंगे, नाइट्राइट। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाइट्राइट का सिंबल कैसा होता है, तो नाइट्राइट का सिंबल होता है NO2 माइनस। क्या होता है, NO2 माइनस। अगर केवल सूत्र ही पूछा जाए नाइट्राइट का सूत्र क्या होता है, तो NO2 भी लिख सकते हैं, लेकिन आयन का अगर जिक्र किया जाए तो NO2 माइनस वगैरह लिख दीजिएगा। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा नाइट्राइट आयन कौन सा आयन का निर्माण करता है, तो NO2 माइनस। अब कहा पूछा जाएगा NO3 को क्या कहते हैं, NO3 को क्या कहा जाता है, NO3 को क्या कहते हैं, नाइट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रेट। NO3 को क्या कहा जाता है, नाइट्रेट कहा जाता है। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है या फॉर्मूला क्या होता है, तो NO3 होता है। ये किस प्रकार का आयन का निर्माण करता है, तो माइनस वन आयन का निर्माण करता है। कौन सा आयन का निर्माण करता है, ये माइनस वन आयन का निर्माण, अधिकांशतः माइनस माइनस वन ही ज्यादातर दिखाई देगा, माइनस वन आयन का निर्माण करता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा अगर यहाँ से एक चीज और लिख सकते हैं, बाय नाइट्रेट भी लिख सकते हैं। बाय नाइट्रेट भी आपका माइनस वन का निर्माण करेगा। अगर SO3 यानी कि सल्फाइड का बात करते हैं, क्या कहते हैं, सल्फाइड। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा SO3 को हम क्या कहते हैं, तो सल्फाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फाइड। SO3 को क्या कहते हैं, सल्फाइड। ये कौन सा आयन का निर्माण करता है, तो माइनस टू का निर्माण करता है। ये कौन सा आयन का निर्माण करता है, माइनस टू। ये जो ऊपर में लिखा गया माइनस माइनस ये सब उसका क्या है, आयन है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, तो SO3। ये कौन सा आयन का निर्माण करता है, माइनस थ्री का निर्माण, सॉरी माइनस टू का निर्माण करता है। ठीक है, फिर पूछा जाएगा बाइसल्फेट। हमेशा ध्यान रखिएगा, बाय जिसमें लग गया ना, इसका मतलब उसके सबसे पहला जो एटम होगा वो हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका सबसे पहला एटम जो होगा हाइड्रोजन होगा। बाय जिसमें लग गया उसमें सबसे पहला एटम हाइड्रोजन होगा और अदरवाइज दूसरा चीज हो जाएगा। तो बाइस देखिए ये तो सल्फाइड है, SO3 को क्या कहते हैं, सल्फाइड। अब कहते हैं बाइसल्फाइड। तो बाइसल्फाइड में इसका मतलब सबसे पहले H और उसके बाद सल्फाइड का सूत्र क्या जानते हैं, SO3। तो HSO3 हो जाएगा। तो बाइसल्फाइड का सूत्र क्या हो जाएगा, बाई के लिए H लगाते हैं और सल्फाइड है तो SO3। तो इसका मतलब बाइसल्फाइड का सूत्र क्या हो जाएगा, SO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, SO3। और बाइसल्फाइड में H पहले लगा हुआ है और चूंकि H की संख्या कितना है, एक, इसलिए यहाँ पर एक के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है मोनो। तो क्या लिख सकते हैं, मोनो। और ये क्या है, हाइड्रोजन। इसका मतलब मोनो हाइड्रोजन सल्फेट भी लिख सकते हैं। मतलब इसका एक से अधिक नाम, मोर देन वन नेम। पहला बाइसल्फाइड, दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। तीसरा मोनो हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोल सकते हैं, मोनो हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो मोनो हाइड्रोजन सल्फाइड या बाइसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, HSO3 होता है। ये कौन सा आयन का निर्माण करता है, तो माइनस वन आयन का निर्माण करता है। ठीक है, ये हो गया। फिर SO4 ठीक उसी प्रकार किस प्रकार का आयन का निर्माण करता है, माइनस टू। इसका नाम क्या देते हैं, सल्फेट। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा का सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है SO4। ये कौन सा आयन का निर्माण करता है, तो माइनस टू। ठीक है, फिर उसी प्रकार H लगा दिए।
H लगा दिए तो क्या बन जाएगा? बाय बन जाएगा। तो बाय सल्फेट का सूत्र क्या हो जाता है? तो HSO4 हो जाता है। क्या हो जाता है? सल्फेट तो SO4 और बाय लग गया तो H लगा देंगे आगे में तो क्या हो जाएगा? HSO4। तो बाय सल्फेट का सूत्र क्या होगा? HSO4। ये कौन सा आयन का निर्माण करता है? ये -1 आयन का निर्माण करता है। दूसरा अगर बात करते हैं कार्बोनेट, कार्बोनेट का क्या होता है? CO3 होता है, ये -2 आयन का निर्माण करता है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी H लगा देंगे शुरू में तो क्या बन जाएगा? बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट का क्या होता है? HCO3 होता है और ये माइनस आयन का निर्माण करता है, मतलब ये -2 कर रहा था, ये माइनस के केवल कर रहा है। अब इसी प्रकार साइनाइड, CN मतलब साइनाइड, तो साइनाइड यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा साइनाइड का संकेत क्या होता है? CN। ये कौन सा आयन का निर्माण करता है? माइनस आयन का निर्माण करता है। ये हो गया। देखिए हर एक चीज हम बता रहे हैं, इसी तरह आपको याद भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि MnO4, MnO4 को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है परमैग्नेट। क्या कहा जाता है? परमैग्नेट। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा परमैग्नेट का सूत्र क्या होता है? तो MnO4 होता है। ये किस प्रकार का आयन का निर्माण करता है? तो माइनस आयन का निर्माण करता है, -1 का निर्माण करता है। सिलिकेट SiO3 होता है, बालू वगैरह जो होता है देखिएगा उसमें SiO3 यानी कि सिलिका वगैरह होता है वही, ठीक है। तो SiO3 इसको क्या कहते हैं? सिलिकेट। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा सिलिकेट का सूत्र क्या होता है? SiO3। ये किस प्रकार का आयन का निर्माण करता है? तो -2 का निर्माण करता है। कौन सा आयन निर्माण करता है? -2। आयन हो या चार्ज बात बराबर है। CH3COO, CH3COO को क्या कहते हैं? एसीटेट कहते हैं। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा एसीटेट का सूत्र क्या होता है? CH3COO होता है। ये कौन सा आयन का निर्माण करता है? ये करता है आपका माइनस का निर्माण करता है। क्या करता है? माइनस का। ठीक उसी प्रकार फॉर्मेट, फॉर्मेट का क्या होता है? वो होता है C2H5COO, यानी कि C2H5COO को क्या कहा जाता है? फॉर्मेट कहा जाता है। ये कौन सा आयन का निर्माण करता है? तो -1 आयन का निर्माण करता है। कौन सा आयन का निर्माण करता है? माइनस। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉर्मेट का सिंबल क्या होता है? तो C2H5 और COO होता है। ये कौन सा आयन का निर्माण करता है? माइनस का निर्माण करता है, ठीक है। फिर उसी प्रकार CH2COO को क्या कहते हैं? सिट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिट्रेट कहते हैं। ये किस प्रकार का आयन का निर्माण करता है? माइनस का निर्माण करता है। फिर COO क्या है? COO को क्या कहते हैं? ऑक्जिलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्जिलेट कहते हैं। ये किस प्रकार का आयन का निर्माण करता है? वो आपका करता है -1 आयन का निर्माण करता है। इस प्रकार आपका मोनो एटॉमिक और उसके बाद पॉली एटॉमिक आयन हो गया, क्या हो गया? खत्म। अब जो नेक्स्ट क्लास होने वाला है वो आपका बहुत 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 वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि वही क्लास आपको तय कर देगा कि आप कितना केमिस्ट्री आगे चलकर समझिएगा। अगर वो भी चीज़ अगर आगे की क्लास आप समझना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान रख लिए तो निश्चित रूप से आपके लिए अगला क्लास एकदम सिंपल होगा, और अगला क्लास आपका सिंपल होगा तो आपका पूर्ण रूप से केमिस्ट्री कभी भी पूर्ण केमिस्ट्री में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। इनफैक्ट आपको मतलब कि केमिकल वाले जितना भी चीज़ होगा या फ़ॉर्मूला हो या रिएक्शन वगैरह हो उसमें तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। और भाई आपका केमिस्ट्री तो रिएक्शन और फ़ॉर्मूला पर ही तो बेस्ड है। तो इसमें अगर दिक्कत हो गया तो इसका मतलब ज़िंदगी भर आपको केमिस्ट्री में दिक्कत होगा। अगर आप ज़िंदगी भर केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं करना चाहते तो ये सब आपको देखना ही पड़ेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? तो हम जो कल नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे वो डायरेक्टली पढ़ेंगे फ़ॉर्मूला मेकिंग, मतलब कि फ़ॉर्मूला मेकिंग और उसके बाद केमिकल मेकिंग, मतलब कि रासायनिक सूत्र का निर्माण कैसे होता है और उसके बाद रासायनिक समीकरण कैसे होता है, किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया होता है, वो सारा का सारा चीज़ नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए और उसके बाद सब्सक्राइब वगैरह करके रख लिया कीजिए, जिससे क्या होगा जो भी वीडियो हम डालेंगे आपके पास आसानी से पहुँच जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू। हमेशा खुश रहिए, हँसते रहिए, हँसाते रहिए।